Hi dear students, welcome to Student Point Academy. This is Kanoj sir, and today we are going to learn the lesson number 11 of our home and our environment. So students, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ के EVS का लेसन नंबर 1 कंप्लीट करने वाले हैं, सॉरी 11 कंप्लीट करने वाले हैं। और स्टूडेंट साथ ही यहाँ पर देखें कि हमेशा हम आपको यहाँ पर इस पोर्शन में दिखाई पड़ते हैं, पर मेरा कैमरा खराब होने की वजह से यहाँ पर मैं आपको नहीं दिख पाऊंगा। तो अभी कुछ दिन एडजस्ट कीजिए। ओके, सो आई एम विथ यू, और मैं तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी। ओके, सो लेसन नंबर 11, अवर होम एंड आवर एनवायरनमेंट। हमारा घर और हमारा परिसर, हमारा एरिया, ओके, हमारा इन्वायरमेंट, उसके बारे में हम देखेंगे। ट्राई दिस। ओके, यहाँ पर देखिए ABCDE क्या कहता है। ऑन द वे टू योर स्कूल और मार्केट और व्हेन यू ट्रेवल टू अनदर टाउन you see many things. Observe carefully and carefully the house that you see. Note the construction shape, building material and other aspect of the different houses. Do some of the houses resemble the specimen shows above? अब यहाँ पर देखिए कि हम जब रास्ते से गुजरते हैं तो हमें कई तरह के घर दिखाई पड़ते हैं। हमें झोपड़ियाँ दिखाई देती है, झुग्गियाँ झोपड़ियाँ दिखाई देती हैं, छोटे घर, बड़े घर, बिल्डिंग, बंगलोज, ओके, अलग अलग तरह के सभी तरह के घर हमें दिखाई देते हैं। उनके बारे में कुछ चीजें पूछी गई है, आइए देखते हैं क्या है। व्हाट मटेरियल आर यूज फॉर बिल्डिंग हाउस? बिल्डिंग हाउस मतलब घर को बनाने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए ये जो घर बनाया गया है, ओके, इस घर को बनाने के लिए मिट्टी, ये दीवार जो है मिट्टी से बनी हुई है, और ऊपर जो है ये जो है यहाँ पर जो आपको ये पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, ये लकड़ी के पिलर्स है, ओके, राफ्टर से। और लकड़ी के पिलर देखिए यहाँ पर भी लगे हुए हैं, और साथ में यहाँ पर घास रख दी गई है। इसका मतलब इस घर को बनाने के लिए हमें मिट्टी की, लकड़ी की और घास की जरूरत पड़ी थी। इस झुग्गी को बनाने के लिए देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये पत्तों से बनी हुई है, पत्तों से ढकी हुई है। ओके, तो इसके लिए भी हमें पत्तों की जरूरत पड़ी थी। ओके, इस घर को देखिए, इस घर को यहाँ पर जो है ये ईंटों की दीवार बनी है, इसमें सीमेंट लगा हुआ है, प्लास्टर हुआ हुआ है, ऊपर जो है ये कवेलू है। ओके, और ये जो है ये राफ्टर जो लकड़ी के पिलर्स है, मतलब यहाँ पर हमें जो है वो वुड यूज हुआ है। ओके, मिट्टी, रेती, सीमेंट सभी चीजें यूज हुई हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये सीमेंट कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन है कंप्लीट इस बिल्डिंग पर। इस घर को देखिए तो ये घर है वैसे 2 फ्लोर्स का है, पर इसके ऊपर देखिए ऊपर ये छत है जो कि वुडन दिखाई दे रही है। ओके, और ये है जो ईंटें, पत्थर और कंक्रीट का यूज करके इसे बनाया गया है। इस बंगलो को देखिए यहाँ पर भी कहीं पर देखिए आपको ग्लास दिख रहे हैं विंडोज में। ओके, और बाकी जो ये वॉल्स है ये कंप्लीट कंक्रीट से बनी हुई है। ओके, सो कंपेयर any two type of house that you saw and note down their differences. इनमें से किसी भी 2 तरह के घर को देखिए और इनका डिफरेंसेस आप बताइए। देखिए जैसे हम इन 2 घर को देखते हैं तो ये घर अलग तरह से, देखिए यहाँ पर ये मिट्टी से बना हुआ है, पर यहाँ पर मिट्टी नहीं है, पूरी तरह पत्तों से ढका हुआ है। ओके, पर यहाँ पर देखिए इन सभी में जो चीजें यूज हो रही है वो कौन सी चीजें यूज हो रही है? नेचुरल थिंग ही यूज हो रही है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम विच हाउस गिव अस प्रोटेक्शन? ओके, तो देखिए हमें कौन सा घर अच्छा प्रोटेक्शन देगा और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। कौन सी चीज हमें अच्छा प्रोटेक्शन दे सकती? क्या ये घर हमें अच्छा प्रोटेक्शन देगा? नहीं देगा, पर उतना नहीं। ये घर हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। ये घर हमें प्रोटेक्शन देगा, पर ये घर हमें ज्यादा नहीं दे पाएगा, क्योंकि ठंडी हवा, बारिश सब इस घर के अंदर आ सकती है। ये घर हमें अच्छा प्रोटेक्शन दे सकता है, ये भी हमें बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा, और इसमें भी हमें बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, सो इन व्हाट टाइप आर हाउस ABC डिफरेंट, विच ऑफ देम अपीयर टू बी द सेफेस्ट? इन व्हाट in what way are the house A, B and C different? ABC ये अलग अलग डिफरेंट कैसे? देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरी तरह से मिट्टी का कच्चा मकान है, ये उससे भी कच्चा मकान है, और ये दोनों में ये बहुत स्ट्रांग पक्का मकान है। ओके,
सो ये ज्यादा मजबूत है और ये ज्यादा सेफेस्ट है। सो विच ऑफ द अबव हाउस आर मेनली सीन इन सिटीज, कौन से घर सिटीज में ज्यादा दिखाई देते हैं? आपको सिटी में ज्यादातर ये घर और ये घर दिखाई देंगे, ये तो होते ही है, ओके, पर सिटीज में सबसे ज्यादा इस तरह के घर आपको दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद think about your own environment and the climate there and choose the most suitable house for yourself by putting right mark in the boxes near the picture। अब यहाँ पर क्या है कि आपके एरिया में इनमें से कौन से ऐसे घर हैं जो पाए जाते हैं, ओके, उन्हें राइट मार्क कीजिए। हमारे एरिया में ये भी घर दिखाई देते, ये भी दिखाई देते, ये भी दिखाई देते, और बस, ओके, इतनी ये 3 टाइप के घर हमारे एरिया में ज्यादातर दिखाई पड़ते हैं। We saw different type of house in the picture. Their main uses can be listed as follows: a shelter, a resting place, protection against the sun, the wind, the cold and rains, protection from wild animal, keeping ourselves safe from anti-social element। देखिए ये है, ये क्या है, ये शेल्टर है। शेल्टर क्या करता है? शेल्टर है या रेस्टिंग प्लेस है। शेल्टर मतलब घर, रेस्टिंग प्लेस मतलब जहां पर हम आराम करते, हमारा घर भी हो सकता है, ओके। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन, इससे हमें क्या मिलता है? हम धूप से बचते हैं। वाइंड मतलब हवा से बचते हैं। कोल्ड मतलब ठंडी, और रेन मतलब बारिश से बचते हैं। मतलब हमारा घर हमें धूप, बारिश, ठंडी और हवा जो होती है, ओके, धूप, हवा, ठंडी और बारिश से हमें बचाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर जो हमारे एरिया में होते हैं, जैसे मान लीजिए जो गांव के पास मतलब जंगल के पास वाला अगर कोई गांव है, तो जनरली जो जंगली जानवर होते हैं वो गांव में एंटर करते हैं। अगर लोग अपने घर से बाहर रहेंगे तो रात में जंगली जानवर उन्हें खा लेंगे, ओके, उनका शिकार कर लेंगे। तो उनसे बचने के लिए वो अपने घर में रहते हैं, जिससे इसका मतलब ये होता है कि हमारा घर जो है हमें एनिमल से भी, वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्ट करता है। कीपिंग अवर सेल्फ सेफ फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट से भी हम सेफ रहते हैं। मतलब समाज में कोई भी गड़बड़ हो, कुछ हो, तो वो हम तक नहीं आते, हम अपने घर में सेफ रहते हैं, ओके। उसके बाद देखिए मेक फ्रेंड्स विथ मैप, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है भाई? रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, देखिए जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर इस तरह के घर होते हैं, ओके, ताकि जो है बारिश का पानी छत पर जमा ना रहे, ओके, और ये पूरा गिर जाए। उसके बाद यहाँ पर भी वैसे ही है, ये भी देखिए, ये भी एरिया जो हम देखेंगे हैवी रेनफॉल वाला है, ओके। हैवी रेनफॉल में लोग इसी तरह के ज्यादातर घर बनाते हैं, ओके। उसके बाद फिर यहाँ देखिए रीजन फॉर हैवी रेनफॉल, ये भी वैसे ही आएगा। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इंडिया में हम ये देखेंगे कि किस जगह पर, किस जगह पर किस तरह के घर होते हैं। आप ये जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा समुद्री किनारा है, ये पूरा समुद्री किनारा है, और इस एरिया में अगर हम देखें तो ज्यादातर इस तरह के घर हमें दिखाई पड़ते हैं, ओके। ये हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल वाले ही घर हैं, ओके। उसके बाद ये जो है ये प्लेटू रीजन वाले एरिया, प्लेटू मतलब जो पठार होते हैं, ओके, उस वहां पर जो घर होते हैं वो इस तरह से लोग रहते हैं, ओके। मतलब देखिए क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी घर का टाइप जो है वो बदलता है। ये जो है ये भी रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। मार्शी रीजन, ओके, मार्शी रीजन जो होता है वो इस तरह के घर यहाँ पर ज्यादातर दिखाई देते हैं। डेजर्ट मतलब जहाँ पर रेगिस्तान ज्यादा होता है वहां पर इस तरह के घर हमें दिखाई पड़ते हैं, ओके। जहाँ पर माउंटेन होते हैं, ओके, पर्वत होते हैं, ओके। देखिए जैसे कश्मीर की बात करें तो इस तरह के घर हमें ज्यादातर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बर्फ जो है वो ज्यादातर जमी ना रहे छत के ऊपर। देखिए कश्मीर में आपको बिल्डिंग वाले बहुत कम मिलेंगे, बिल्डिंग भी रहेगी पर उनके ऊपर की जो छत है वो स्लोप रहती है, क्योंकि जो बर्फ इनके ऊपर गिरती है वो जमा ना रहे, वो स्लीप हो जाए, इसलिए। प्लेन जो जमीन, साधारण जो जमीन होती है वहां पर इस तरह के घर होते हैं। और रीजन ऑफ मीडियम रेनफॉल, जहां पर कम बारिश होती है वहां पर इस तरह के घर होते हैं, ओके, इस तरह के भी घर होते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब बाकी इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द अबाव फिगर शोज अ मैप ऑफ इंडिया एंड टाइप ऑफ हाउसेज दैट आर कॉमन इन द रिस्पेक्टिव रीजन सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब पुराने जमाने से अभी तक इस तरह के घर हमारे इंडिया में अभी भी पाए जाते हैं, उस एरिया के रीजन मतलब उसके
एरिया जो होगा उस एरिया के क्लाइमेटिक के हिसाब से। नोट हाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन। देखिए घरों का कंस्ट्रक्शन जो है वो रीजन टू रीजन कैसे बदलता है। जैसे जैसे गांव शहर बदलते हैं वैसे वैसे रहने के लिए जो घर होते हैं उनका आकार भी, स्ट्रक्चर भी बदलता है। फर्स्ट, रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। तो जहां पर जैसे जहां ज्यादा बारिश होती है। रीजन ऑफ मीडियम हेल्प, जहां पर साधारण बारिश होती है। लो रेनफॉल, जहां पर कम बारिश होती है। डेजर्ट वाले एरिया हमने देखा, मार्शी रीजन हमने देखा, माउंटेन रीजन हमने देखा, प्लेन रीजन हमने देखा। मतलब ये सारे क्षेत्र हमने देखे जहां पर किस तरह से घर बनाए जाते हैं। ए, ऑब्जर्व द मैप एंड पिक्चर ऑफ हाउस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। आपको क्या करना है कि ऊपर वाला जो एरिया है उसको ऑब्जर्व करना है, मैप को, और इस चार्ट को कंप्लीट करना है। रीजन प्लेन, फिर अब देखिए यहाँ पर हम कैसे देखेंगे। जहां पर प्लेन होता है, ये देखिए जैसे प्लेन, प्लेन वाला घर कहाँ पे है भाई, ये है प्लेन वाला घर। ओके, ये प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया में देखिए ये जो घर है ये ज्यादा स्लोप नहीं होते, इनकी छत ज्यादा स्लोप नहीं होती। आप फ्लैटेड भी रखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लेन, जो प्लेन है वहां पर उनकी जो रूफ है, छत है, वो फ्लैटेड होती है। शेप उनका ज्यादातर रेक्टेंगुलर है। ओके, उनकी छत जो है वो वुड से और अर्थ मतलब उनकी रूफ जो है देखिए वुड से बनी हुई है। ओके, लकड़ी से बनी हुई है। और जो कवेलू होती है उसका यूज ज्यादातर करते हैं वो लोग। वॉल जो होती है पत्थर से और मिट्टी से बने होती है। ओके, तो यहाँ पर अर्थ मतलब क्या होगा कि जैसे मिट्टी वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर हम ले सकते हैं। उसी तरह से अब यहाँ पर आपको रीजन लिखते जाना है। मतलब कि आपको लिखना है जैसे कि हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल आपने लिखा तो उसकी छत किस तरह से होती है, उन घरों के आकार कैसे होते हैं, उनकी छत किससे बनी होती है और उनकी दीवार किससे बनी होती है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ओके, जैसे कि हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल यहाँ पर अगर हम लिखें, ओके, तो इसकी जो छत होगी, रूफ, वो कैसी होंगी, स्लोप होंगी, स्लोप रूफ होंगी। और यहाँ जो घर है वो घर भी रेक्टेंगुलर ही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए रेक्टेंगुलर है ये घर, है ना। ये देखो रेक्टेंगल प्लॉट है ये पूरे, तो रेक्टेंगुलर ही घर है। और इनकी जो छत होती है वो भी वुड और अर्थ से नहीं बनती, वो ज्यादातर वुड से बनती है। ओके, वुड और कवेलू होती है यहाँ पर, तो आप अर्थ लिख सकते हो। ओके, तो ये दोनों यहाँ पर भी सेम आएंगे और यहाँ पर भी सेम आएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको ये पूरा चार्ट कंप्लीट करना है। डी, फाइंड द नोट डाउन द रीजन व्हाई दिस डिफरेंस ऑक्यूर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अकॉर्डिंग टू रीजन। इसके बारे में आपको सोचना है कि ऐसा जो घरों के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहा है ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है किस पर। जैसे मान लीजिए ये हमारा घर है, कि ये हमारा घर है और इस घर की छत को हमने इस तरह से रखा हुआ है। अगर हम घर घर अगर हम कश्मीर में रहेंगे तो हमारे घर ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि जो भी बर्फ इसके ऊपर गिरेगी वो फिसल कर नीचे गिर जाएगी। अगर ज्यादा बारिश वाली जगह होंगी तो भी हम यहीं पे रहेंगे, क्योंकि पानी जो है फट से उतर के नीचे निकल जाएगा। क्योंकि अगर पानी या बर्फ जमा रहे तो वो घर के अंदर आकर सीपेज कर देगा और घर खराब हो जाएगा। ओके, तो इन मुसीबत का देखते हुए ही हमें जो भी है रीजंस को देखते हुए, हमारे इन्वायरमेंट को देखते हुए हम अपने घर को बिल्डअप करते हैं। पीपल बिल्ड हाउस टू सूट द क्लाइमेट ऑफ देयर रीजन। पीपल पीपल जो होते हैं वो अपना जो हाउस है वो क्लाइमेट के हिसाब से बनाते हैं कि उनका क्लाइमेट कैसा है, यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल। और जो भी वो घर बनाते हैं उन सभी के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज करते हैं जो भी उस समय अवेलेबल होगी। डिफरेंसेस इन द कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस। डिफरेंसेस इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में डिफरेंसेस और बिल्डिंग मटेरियल में जो डिफरेंसेस होते हैं जिससे अलग अलग तरह के घर बनते हैं। जैसे देखिए कंस्ट्रक्शन में बदलाव और कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल है उनमें बदलाव करोगे तो घरों के टाइप भी अलग हो जाएंगे। जैसे देखिए आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप मिट्टी से नहीं बना सकते, मिट्टी से छोटे घर बनेंगे और कंक्रीट सीमेंट से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेंगी। तो यहाँ पर मटेरियल अगर चेंज हो गया तो घर के टाइप भी बदल जाते हैं। वाटर, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर आर अवर बेसिक नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हवा, पानी, कपड़े और मकान,
ओके, वाटर, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ये हमारी बेसिक नीड्स है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है ये, इसके बिना हम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते. सो हाउ एवर दीज नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड इन द केस ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, देन द फॉलोइंग सिचुएशन अराइज. मान लीजिए अगर हमें पानी नहीं मिला, फूड नहीं मिला, ओके, पानी नहीं मिला, फूड नहीं मिला, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिले और रहने के लिए घर नहीं मिला, तो हमें बहुत सारी प्रकार की प्रॉब्लम जो है उसे फेस करना होगा. आइए देखते हैं वो कौन सी प्रॉब्लम्स है. अराउंड अस वी सी मेनी पीपल हु लैक शेल्टर. ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर की कमी है. ओके, दे सीक शेल्टर एट द रोड साइड ऑन फुटपाथ. वो क्या करते हैं बेचारे, जिनके पास घर नहीं है वो फुटपाथ पर ही, रोड पर सो जाते, वहीं पर रहते हैं. ओके, या फिर वहीं पर कुछ अपना तंबू वंबू टेंट वेंट गड़ाकर वहीं पर रहते हैं. अंडर ब्रिज, या फिर जो ओवर ब्रिजेस होते हैं, ओवर ब्रिज के नीचे वो रहते हैं. इन टम्बल डाउन बिल्डिंग. ओके, जैसे कोई छत, जैसे कोई बिल्डिंग हो जिसकी छत ऐसी बाहर निकली हो, तो उसके नीचे वो रहते हैं. इन रेलवे और बस स्टेशन एंड इवन ओपन ग्राउंड. तो वो बेचारे कहीं खुले मैदान में रहते हैं, या फिर कहीं रेलवे स्टेशन में आपको मिलेंगे, कहीं बस स्टेशन में आपको मिलेंगे. कौन लोग? जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, वो कहीं पर भी अपनी छत ढूंढते हैं और वहीं पर अपना बसेरा बसाते हैं या रात में सोते हैं. मेनी पीपल आर अफेक्टेड टू होमलेस बिकॉज दे हैव इनसफिशिएंट और नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो बेघर है, उनके पास घर नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है. ओके, वो बेचारे बहुत गरीब है, इसलिए उन्हें इस तरह से रहना पड़ता है. जैसे देखिए ये जो लोग हैं, इनके पास, बेचारों के पास घर नहीं है, पर लाइफ तो इन्हें जीना ही है. ओके, तो इन्होंने क्या कर दिया, फुटपाथ में इस तरह से कुछ छत जैसी बना ली, वहीं पर वो सो रहे हैं, रोड पर बेचारे अपना खाना बना रहे हैं. ओके, तो ऐसे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब उनको खुद का घर ना मिले या फिर उनके पास ना हो. अ सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी बीइंग होमलेस इज अ सोशल प्रॉब्लम. अगर हमारी सोसाइटी, हमारे हमारे सोसाइटी में कोई भी अगर होमलेस है, तो ये हमारी सोशल प्रॉब्लम, हमारी सामाजिक समस्या है. दैट इज वाई द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट मेनी स्कीम टू प्रोवाइड होम टू द होमलेस. इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी बेचारे बेघर लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे जो बेघर लोग हैं, होमलेस मतलब बेघर, 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 जिनके पास घर नहीं उसे बेघर कहते हैं या फिर होमलेस. तो ऐसे जो होमलेस पीपल्स है, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्कीम चलाती है और अपने स्कीम से उनके लिए घर बना कर देती है. इन सम ऑफ द सिटीज द गवर्नमेंट मेक नाइट शेल्टर अवेलेबल टू होमलेस. कई जगहों पर तो सरकार ने नाइट शेल्टर बनाकर रखे होमलेस पीपल्स के लिए, जो दिन भर बेचारे इधर उधर घूमकर अपना काम करके कैसे भी दो पैसे इकट्ठा करते और रात में सोने के लिए वो उसी जगह पर चले जाते हैं. तो वाई पीपल बिकम होमलेस, लोग बेघर क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? पहला, लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो घर बना सके या खरीद सके. ओके, इनएडिक्वेट इनकम, वो उनके पास ऐसा कोई काम नहीं है कि उनके पास अच्छा पैसा है. अनएम्प्लॉयमेंट, उनके पास नौकरी नहीं है. फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर, वो बेचारे या तो शारीरिक रूप से या दिमागी रूप से कमजोर हो सकते हैं. कई बार आपने देखा होगा बेचारे गरीब लोग या फिर कुछ बेघर जो भिखारी होते हैं, कुछ लूले लंगड़े ऐसे दिव्यांग लोग होते हैं जो सड़कों पर होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता, क्या करेंगे बेचारे, वो फिर लोगों से भीख मांग कर ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं. ओके, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो फिजिकली या फिर मेंटली भी डिसऑर्डर होते हैं. ओके, इस तो उनके पास घर नहीं होता. उसके बाद नेचुरल डिजास्टर, कई बार ऐसा हो जाता है कि भूकंप आने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से लोगों के घर पानी में बह जाते हैं, जमीन में धंस जाते हैं, जिसके कारण वो होमलेस हो जाते हैं, फिर उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता, इसलिए इस तरह से तकलीफ होती है. दूसरी बात है, फिर नेक्स्ट है पुअर्टी. पुअर्टी मतलब गरीबी. ओके, तो गरीब नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसा नहीं है, ओके, तो फिर वो घर खरीदेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे. तो ये सारे रीजन है कि लोग होमलेस क्यों हो जाते हैं. उसके बाद, वी ऑल हैव अ राइट टू क्लीन पोर्टेबल वाटर, सफिशिएंट फूड, अ सेफ शेल्टर एंड एजुकेशन. वी ऑल हैव राइट, हम सभी को ये अधिकार है कि हमें क्लीन पोर्टेबल वाटर, हमें साफ सुथरा पानी पीने के लिए मिले, सफिशिएंट फूड, पेट भर हमें खाना मिले, सेफ शेल्टर, रहने के लिए अच्छी जगह मिले, और पढ़ने के लिए एजुकेशन भी हमें मिले. ओके, सो व्हाट्स द सॉल्यूशन, इसके पीछे सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन अपोजिट अजीत हाउस. अजीत के घर के पास
एक कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। दैट मीन्स कॉन्स्टेंट लाउड नॉइज एंड अ लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर, जिसका कारण बहुत सारा शोर भी हो रहा था और हवा में बहुत धूल उड़ रही थी। अजीत एंड हिज फैमिली हैव टू सफर दिस ऑल द टाइम, और दिन भर अजीत और उसके परिवार को इसे सफर करना पड़ता था, सहन करना पड़ा था। वॉट कैन अजीत डू टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम? अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अजीत क्या कर सकता है? कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ओके, अजीत के घर के सामने, ओके, अब नाउस भी लाउड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि उन्हें समझाया जा सकता है कि आप शोर मत कीजिए, या फिर जो मशीनों का शोर हो रहा है तो उसके लिए कोई हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें समझदारी लेनी पड़ेगी। अपने ही घर के दरवाजे खिड़की बंद रखे, ओके, तो बाहर का नॉइस और बाहर की धूल आपके घर में नहीं आएगी और आप अपने घर में खुशी से रह सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स देखिए, डू यू नो, एज टाइम पास्ड ह्यूमन वेंट ऑन मेकिंग सुटेबल चेंज इन देयर शेल्टर। जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान ने अपने लिए अपने हिसाब से घर बनाना शुरू कर दिया, ओके। अब यहाँ पर देखिए, पहले इंसान जो है इस तरह से, देखिए हमको पता है कि इंसान भी एक बंदर के रूप से ही इंसान के रूप में आया है। तो ये जो इंसान है पहले इस तरह से हुआ करता था। देखिए इसके शरीर में बिल्कुल भी कपड़े नहीं है, इसने बिल्कुल कपड़े नहीं पहने, इसके पास रहने के लिए घर नहीं था और पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। इंसान बिना घर के और बिना कपड़ों के जिंदा रह सकता है, पर बिना पानी, बिना हवा और बिना खाने के जिंदा नहीं रह सकता। तो यहाँ पर उसकी सबसे बेसिक नीड्स थी एयर, वाटर, फूड, ओके। एयर उसे नेचुरली मिल जाती थी, वाटर और फूड के लिए उसे घूमना पड़ता था, भटकना पड़ता था। उनकी जो लाइफ थी वो नोमैडिक थी, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इंसान ने धीरे धीरे, अब वो खुद का घर तो नहीं बना सकता था, तो उसने क्या किया, जो नेचर में पहाड़ों में जो गुफाएं पहले से बनी होती है उसे उसने अपना घर बना लिया, ओके। घर बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए, अब उसे समझ में आया कि हर बार वो पहाड़ों में नहीं रह सकता, क्योंकि उसे जमीन में भी आना पड़ेगा, क्योंकि उसे खेती करना है तो वो पहाड़ों पर खेती नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको उसको इंसान को क्या कंसेप्ट थी कि घर इस तरह से होता है, इस तरह से घर होता है, ये उसकी कंसेप्ट थी। तो उसने क्या किया, पत्थर को रख रख कर जमीन पर ऐसा घर बना लिया, ओके। और इसमें वो रहने लगा। और उसके बाद फिर देखिए ये घर जो है ये इसमें चेंजेस हुआ, फिर पत्तों से घर बनाने लगे, पत्थरों के साथ, ठीक है, पत्थरों से भी बनाने लगे, ओके, गर्मी को या मौसम को देखते हुए। उसके बाद ये घर ऐसे बड़े घरों में चेंजेस हो गए, फिर यहाँ से ये घर ऐसे होने लगे, ओके। उसके बाद यहाँ से फिर ये बिल्डिंग वाले होने लगे, कंक्रीट वाले, उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और कॉम्प्लेक्स बनने लगे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे घरों के प्रकार भी बदलते गए। ट्राई दिस, विजिट अ प्लेस वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। आप यहाँ ऐसे प्लेस पर जाइए जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, काम चल रहा हो। लिस्ट द मटेरियल दैट यू सी देयर, और उन मटेरियल की लिस्ट भी बनाइए जो आप वहां पे देखते हैं। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉल्यूशन इन द एरिया, और आपके एरिया में जो पॉल्यूशन होता है उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। मटेरियल और ओरिजिनल सोर्स, ब्रिक्स जो है, आप देखेंगे ब्रिक्स को बनाने के लिए सैंड एंड सॉइल, ओके, सैंड एंड सॉइल का यूज होता है, ओके। ये है ओरिजिनल सोर्स, मतलब ये हमें नेचर से मिलेंगी, रेत भी हमें नेचर से, कुदरत से मिलेंगी, मिट्टी भी हमें कुदरत से मिलेगी। सीमेंट को बनाने के लिए लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है। आयरन जो है ये आयरन से ही बनता है, रॉड जो है, ओके, आयरन से। वुड जो है, ओके, ये हमें कहाँ से मिलती है, ओरिजिनल सोर्स क्या है, ओके। अब ओरिजिनल सोर्स की बात करें तो आयरन का जो ओरिजिनल सोर्स है वो हमारी अर्थ है, मतलब इन्वायरमेंट, अर्थ से हमें मिलता है, ये जमीन के अंदर से, ओके। उसके बाद वुड, ये हमें ट्री से मिलता है। वाटर, ये हमें रिवर, वेल या जमीन के अंदर से मिलता है, ओके। हम यहाँ पर एक सोर्स लिख लेते हैं। उसके बाद रबल, सो स्टूडेंट्स रबल यानी होता है ईट, पत्थर या मलमा, ओके। ईट, पत्थर, मलमा, ओके, इसे रबर कहते हैं, ओके, रबल।
अब ये रबल हमें किससे मिलता है? रबल जो ईंट पत्थर के मलबे से ही मिलेगा, जो ईंट पत्थर जब टूटेंगे, ओके, उससे ये बनेगा। ओके, ग्लास जो है ये सैंड, आपको पता है ग्लास मतलब कांच, और कांच किससे बनता है? रेत से बनता है। अब आप सोचेंगे सर रेत से कांच कैसे बनेगा, क्योंकि रेत तो दानेदार होती है और कांच तो ट्रांसपेरेंट होता है। पर रेत में केमिकल मिलाया जाता है और रेत को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है कि रेत का पानी बनाया जाता है। मतलब रेत को, जैसे बर्फ को हम गर्म करेंगे तो वो पानी में बदल जाता है ना, वैसे सैंड को गर्म कर करके उसके पिघलाया जाता है। जैसे प्लास्टिक को गर्म करने पर वो पिघल जाता है, वैसे हर चीज का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसमें वो पिघल जाता है। तो रेत को इतना ज्यादा गर्म किया जाता है कि रेत पूरी तरह से पिघल जाती है और उसमें काफी सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे रेत कांच में बदल जाती है। फ्लोर टाइल्स, फ्लोर टाइल्स जो है, जो जमीन की जो टाइल्स है वो सिरेमिक से बनती है। ओके, किससे बनती है? सिरेमिक से। सैंड, सैंड जो है ये पत्थर से। ओके, देखिए जो नदी बहती है तो नदी में बहुत सारे पत्थर होते हैं, तो पानी जो है वो पत्थर से टकराता है और पानी पत्थरों को टकरा कर बारीक बारीक कणों में तोड़ देता है जिससे वो रेत बन जाती है। रूफ टाइल्स, छत की जो टाइल्स होती है, छत के ऊपर की टाइल, वो ज्यादातर ना इससे बनती है, सॉइल से बनती है। सॉइल और सैंड, मतलब जिससे ईंट बनती है। और टीन शीट, टीन की जो शीट है वो आयरन के मटेरियल से बनती है। ओके, कंपेयर योर ओन लिस्ट विथ योर फ्रेंड लिस्ट। अब आपने ऐसे लिस्ट बनानी है, आपका फ्रेंड भी बनाएगा और आप एक दूसरे से कंपेयर कीजिए। फाइंड द ओरिजिनल सोर्स फ्रॉम विच कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज ऑब्टेन एंड नोट देम डाउन इन अबाउट चार्ट। ओके, और जो जिस तरह से ये चार्ट बनाना है उस तरह से, मतलब बनाया है उस तरह से आपको बनाना है। ऑलवेज रिमेंबर, तो दो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस, वहां पर बहुत सारे प्रकार के घर है। एवरीवन इज अटैच्ड टू देयर ओन हाउस। ओके, और हर कोई अपने घर से जुड़ा हुआ है। इट इज नॉट ओनली द वॉल एंड डोर्स एंड विंडो एंड रूफ दैट मेक अप अ हाउस, इट इज पीपल who live in that house and their love and affection of more another that turn a house into a home। अब यहाँ पे देखो, इट इज नॉट ओनली द वॉल एंड डोर। देखिए जो लोग घर में रहते हैं उन घरों में सिर्फ वॉल, डोर, विंडो और छत ही से ही नहीं बनी है। इट इज द पीपल हु लिव इन द हाउस। देखिए अगर आपने एक बिल्डिंग बना ली, ओके, उस बिल्डिंग को आपने बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर आपने बिल्डिंग बनाई, आपने दीवार खिड़की सब बना लिया, पर आप अगर वहां रहते ही नहीं तो आप कितना भी अच्छा घर बनाओ वो खंडर बन जाएगा कुछ सालों में। पर अगर आप वहां रहते हो तो वो घर एक घर जैसा रहेगा और साफ सुथरा रहेगा। सो इट इज पीपल हु लिव इन दैट हाउस एंड देयर लव, मतलब जो घर है वो सिर्फ, ये जो मकान है, ये मकान, ये घर, ये खिड़की दरवाजे और ईंट पत्थर से ही नहीं बना है, वो लोगों से बना है, लोगों के प्यार से बना है, उनके अफेक्शन से बना है, उनके लव से बना है। तो जिस तरह से हमें अपना घर बहुत पसंद आता है, हम कहीं पर भी दुनिया में रहें, पर सबसे ज्यादा सुकून हमें कब मिलता है? जब हम अपने घर में आते हैं। मैटर नहीं करता कि हमारा घर कैसा, हमारा घर बहुत बड़ा बिल्डिंग है और या फिर बहुत छोटी सी झोपड़ी है, डजेंट मैटर, पर हम सबसे ज्यादा सेफ, सबसे ज्यादा अच्छा फील हम अपने घर में आने के बाद ही खुद को महसूस करते हैं। यूज दिस पिक्चर टू डिस्कस हाउ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अफेक्ट अस। इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे हम पर अफेक्ट करता है। देखिए लॉन्च एक्सट्रैक्टिंग साउंड, अगर देखिए ये जो क्या करता है, ये जो जहाज है, ओके, शिप, बहुत बड़ा साउंड निकालता है। ओके, तो इससे क्या होगा? साउंड पॉल्यूशन। इससे क्या हो रहा है? देखिए जल रही है, ओके, ये पूरी जमीन जल रही है, पेड़ जल रहे, तो यहाँ पर पेड़ भी जल गए, पेड़ खराब हो गए, जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं वो पेड़ यहाँ पर मर रहे हैं और साथ में यहाँ पर एयर पॉल्यूशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेड़ काटे जा रहे हैं, ओके, फेलिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट, जंगल को काटना एक तरह का बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हम लोगों को किस चीज की जरूरत है? अच्छे ऑक्सीजन की जरूरत है, और हमें ऑक्सीजन कौन देता है? ये पेड़ ही देता है। अगर ये पेड़ ही हम काट डालेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और कुछ दिनों में ऑक्सीजन खत्म होता चला जाएगा। तो ये भी हमें नहीं काटना चाहिए। उसके बाद है क्वायरिंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है
कि माइनिंग की जा रही है, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पत्थर तोड़े जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, धीरे 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 जंगल भी बर्बाद होते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए ड्राइंग एक्सेस वाटर, मतलब कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। जहां पर आपको पानी की कमी है वहां पर भी आप ज्यादा से ज्यादा पानी निकाल रहे हैं, और ज्यादा पानी निकालोगे तो ज्यादा पानी बर्बाद होगा। ओके, और ज्यादा पानी यूज होगा तो फिर हमें आगे लोगों को तक पानी नहीं पहुंचा पाएंगे, आगे लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। ओके, तो इसलिए वाटर तो हमारे पास बहुत सारा वाटर सोर्सेस, पर वाटर को जमीन के अंदर जमा करके रखना भी हमारा ही काम है, उसे सेव करना, करना, डिगिंग करके रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करना, ये सब हमारा ही काम है। द पॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग ऑल द टाइम, दुनिया में पॉल्यूशन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। दैट इज वाई हाउस आर बीइंग बिल्ड इन लार्ज नंबर, और इसलिए दिन ब दिन बड़े बड़े घर बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं तो लोगों के लिए घर भी बढ़ते चले जाएंगे। नेचुरल रिसोर्स हैव टू बी यूज इन वेरी ग्रेट क्वांटिटी टू बिल्ड दिस हाउस, और घरों को बनाने के लिए, बड़े बड़े घरों को बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती चीजों का यूज सबसे ज्यादा होता है। दे आर ऑप्टेन यूजिंग मेथड लिस्टेड बिलो, और ये जो सब सामान है हमें कहाँ कहाँ से मिलता है वो देखेंगे। दिस मेथड आर हार्मफुल टू इन्वायरमेंट एंड लीड द पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, ऑल्सो कॉजेस नॉइस पॉल्यूशन। अब देखिए, हमें घर बनाने के लिए लोहा लगेगा, सीमेंट लगेगा, ईंट लगेगा। ओके, ये सारी चीजें हमें लगने वाली है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, डिगिंग अप हिल फॉर क्वायरिंग। अब यहाँ पर क्या है, गिट्टी और पत्थरों के लिए पहाड़ तोड़ना पड़ता है। एक्सट्रैक्टिंग सैंड फ्रॉम शी हॉर्स एंड रिवर बेड्स। अब क्या होता है कि जो नदी है और जो समंदर है वहां से घर बनाने के लिए रेत निकालना पड़ता है। एक्सट्रैक्टिंग स्टोन फ्रॉम अर्थ एंड फ्रॉम ग्राउंड, जमीन को खोदकर पत्थर निकाले जाते हैं। ओके, ड्रॉइंग आउट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, घर बनाने के लिए पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, पानी नहीं है तो जमीन खोदकर पानी निकाला जाता है। ओके, फिलिंग ट्रीज टू क्लियर लैंड, जमीन को क्लियर करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में रहते, धीरे धीरे गांव बढ़ता चला गया, वहां पर लोग बढ़ते चले गए, तो गांव के बाद जो जंगल है, लोग जंगल में तो नहीं रहेंगे, अब क्या करेंगे, वहां पे रहने के लिए लोग पेड़ों को काटेंगे, जमीन को प्लेन बनाएंगे और फिर वहां पे अपना घर बनाएंगे। मतलब यहाँ पर पेड़ काटने पड़ रहे हैं। फिलिंग अप पॉन्ड्स, लैक, स्ट्रीम, रिवर, क्रिक्स एंड लो लेइंग एरिया टू रिक्लेम लैंड, मतलब कि जो तालाब है, तालाब, झरने, ये सब बुझा उझा कर, इन्हें खत्म करके लोग वहां पर रहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स है, इंसान उसी बेसिक नीड को बर्बाद करते हुए उसी में रहने की कोशिश कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ ग्रोइंग अनअर्बनाइजेशन, लैंड which was previously being used for agriculture and similar other purpose is now being used to build road and to raise settlement, when this leads to shortage of agriculture land। देखिए क्या होता है कि because of growing unurbanization, और अनअर्बनाइजेशन नहीं है यहाँ पर, अर्बनाइजेशन है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण, शहरीकरण। ओके, मतलब जहां पर शहर को बसाना, शहर बसाना मतलब अर्बनाइजेशन करना। ओके, और जो रूरल होता है उसे गांव कहते हैं। अर्बन, URBAN, अर्बन, RULA, रूलर। ओके, तो रूलर मतलब होते हैं गांव, और अर्बन यानी होता है शहर। तो शहर बसाने के लिए क्या करना है, पहले की जो जमीन होती थी, जब शहर नहीं थे तब वो सारी जमीन खेती करने के काम आती थी। पर अब क्या हो रहा है कि दिन ब दिन अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, मतलब शहरीकरण होते जा रहा है। शहरीकरण के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे खत्म करके उस पर गांव बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर शहर बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण एग्रीकल्चर लैंड का, जमीन का जो है वो शॉर्टेज हो रहा है। जिससे शॉर्टेज, अगर जमीन का शॉर्टेज होने लगा तो वहां पर जो होने वाली खेती है वो खेती भी नहीं होगी, और अनाज का भी शॉर्टेज हो जाएगा। कुछ दिनों में हमें अनाज खाने को भी नहीं मिलेगा, फिर कैसा करेंगे। ओके, सो फॉरेस्ट इज द यूज फॉर एग्रीकल्चर, जंगल का यूज खेती के लिए ये किया जा रहा है। ट्रीज आर फील्ड इन अ ग्रेट नंबर एंड फॉरेस्ट आर रिड्यूस। अब देखिए, जो जंगल था वहां पे काफी सारे पेड़ थे, अब काफी सारे पेड़ है तो वहां पर आप खेती नहीं कर सकते। अब आपने क्या किया कि जहां पर आपकी खेती थी वहां पर आपने घर बना लिया।
अब आप खेती करने के लिए जंगल के अंदर जाओगे, फिर जंगल के अंदर खेती करना है तो आप पेड़ काटेंगे, क्योंकि पेड़ आपके खेत के बीच में आएंगे। जिससे क्या होगा, जमीन कम होते जाएगी, जंगल कम होते जाएंगे, हरियाली कम होते जाएगी, पेड़ कटते जाएंगे, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा। ओके, जिससे एनिमल भी मरते चले जाएंगे। आज हमारे देश में इतने कम शेर क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि जंगल कम है। लोग जब जंगल के, अब लोग बोलते हैं कि टाइगर जो है वो हमारे गांव में आता है और लोगों को मार के चला जाता है। तो भाई, आपने अपने घर, अपनी खेती को बर्बाद करके आपने अपनी खेती को, घर को जंगल में घुसा दिए हो, तो वो जो बेचारे जानवर हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो वापस भी तुम्हारे एरिया में आएंगे ना। सीधी सी बात है। टिट फॉर टैट इज अ रूल और लॉ ऑफ नेचर। तो एवरी इज नीडेड टू प्रोड्यूस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हर किसी को कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जरूरत होती है, ओके, ताकि वो अपना घर बना सके। इट इज यूज ऑन वेरी लार्ज स्केल टू प्रिपेयर ब्रिक्स फ्रॉम सॉइल। और मिट्टी से बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रिक्स मतलब ईंट तैयार की जा रही है। सीमेंट फ्रॉम लाइमस्टोन, जो लाइमस्टोन होता है चूने का पत्थर, उससे सीमेंट बनाई जा रही है। ग्लास रेत से बनाए जा रहे हैं। ओके, इसका मतलब कि सॉइल, सैंड और लाइमस्टोन, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका यूज सबसे ज्यादा किया जा रहा है। वेयर डज एनर्जी कम फ्रॉम? हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? अब देखिए ऊपर, इसे छोड़ते हैं ऊपर। अब इनका जो ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, तो इनके ज्यादा यूजेस से जो एयर, नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ता चला जाता है। वेयर डज एनर्जी कम फ्रॉम? हमें ऊर्जा, ताकत, पावर कहाँ से मिलता है? इट इज प्रोड्यूस यूजिंग नेचुरल फ्यूल लाइक कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल। जैसे देखो, एनर्जी, एनर्जी की बात करें तो हमें पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको कहाँ मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर की बात करें, जैसे कि आपके घर में खाना पकाने के लिए अगर चूल्हा जलाया जाता है तो उसके लिए हमें एनर्जी लग रही है, मतलब फ्यूल लग रहा है। उसके लिए आप लकड़ी जला रहे हो, आप गैस जला रहे हो, आप मिट्टी तेल जला रहे हो। ओके, तो आप अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए कोयले जलाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम कोल का यूज कर रहे हैं, नेचुरल गैस का यूज कर रहे हैं, मिनरल ऑयल का यूज कर रहे हैं। दिस नेचुरल फ्यूल कैन आल्सो ओनली वन यूज्ड ओनली वंस। और ये जो नेचुरल फ्यूल है ये भी कम यूज करना चाहिए, क्योंकि दे गेट कंज्यूम व्हेन वी यूज देम। क्योंकि जब हम इसे यूज करते हैं तो वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। एक बार यूज हुआ वो खत्म, उसे एक ही बार यूज किया जा सकता है। आपने लकड़ी जलाई, लकड़ी जल गई, राख बन गई, आप राख को फिर नहीं जला सकते, वो खत्म हो गई। सो एवरीवेयर, सॉरी, मोर ओवर, बर्निंग फ्यूल, बर्निंग दिस फ्यूल लीड टू एयर पॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरह की चीज को जलाइए, उससे एयर पॉल्यूशन होगा। गाड़ियां चलती है, धुआं निकलता है, एयर पॉल्यूशन। लकड़ी जलाई, धुआं निकला, एयर पॉल्यूशन। कोयला जलाया, धुआं निकला, एयर पॉल्यूशन। सो इट टेक्स लैक ऑफ ईयर फॉर दिस सोर्स ऑफ एनर्जी टू फॉर्म इन नेचर। आपको पता है जमीन के अंदर कोयला बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं, और उस कोयले को निकाल कर चलाने के लिए एक दिन भी नहीं लगता। So that is why it is necessary to bring into use other sources of energy such as solar energy, wind energy, which are available in plenty and which do not causes pollution। तो इसलिए हमें एनर्जी का यूज करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए या वाइंड एनर्जी का यूज करना चाहिए। ओके, तो इससे क्या होगा, देखिए सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब आपने पहाड़ी इलाकों में देखा होगा, पहाड़ों के ऊपर इस तरह के बड़े बड़े, इस तरह के, यहाँ पर देखिए इस तरह के बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। ओके, इस तरह के बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं जिसे हम पवन चक्की या विंड मिल कहते हैं। ये विंड मिल क्या करते हैं, हवा की मदद से ये विंड मिल घूमता है और इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। अब विंड मिल को घुमाने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, कोई कोयला नहीं जल रहा है, कोई लकड़ी नहीं जल रही, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लग रही है। ये हवा की मदद से घूम रही है और अपने आप इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है। तो जिनका हमारे पास बहुत सारा रिसोर्स है, ऐसे चीजों का यूज करना चाहिए एनर्जी बिल्डअप करने के लिए। आजकल सोलर प्लेट ज्यादातर यूज हो रही है, सोलर पैनल का ज्यादातर यूज हो रहा है। आजकल लोग अपने घर में भी सोलर पैनल लगा रहे हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। ऑल लिविंग थिंग्स नीड शेल्टर। सभी लोगों को शेल्टर की बहुत जरूरत है। लाइक ह्यूमन, सम अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो बिल्ड शेल्टर यूजिंग वेरियस मटेरियल इन देयर इन्वायरमेंट।
तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर बनाते हैं इन्वायरमेंट में जो भी मटेरियल है उन सभी मटेरियल का यूज करके, बट लास्ट ईयर वी सॉ दैट देयर शेल्टर आर को इको फ्रेंडली आर इको फ्रेंडली एंड टेम्पररी। उनके जो शेल्टर होते हैं वो इको फ्रेंडली और टेम्पररी होते हैं। मतलब कई बार देखें, हम जो घर बनाते हैं इको फ्रेंडली और टेम्पररी, हर घर नहीं, हमारे घर बहुत सारे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जो अच्छे मजबूत घर होते हैं वो परमानेंटली घर होते हैं, ओके। पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ जो होती है वो इको फ्रेंडली होती है। मतलब वहाँ पर हवा अच्छी चलती रहती है, हवा आना जाना और ठंडक रहती है, घर में बनी हुई इको फ्रेंडली रहती है। सो वी शुड ऑल्सो बी एबल टू मेक परमानेंट हाउस दैट आर इको फ्रेंडली। तो जैसे देखिए, अगर हम झुग्गी झोपड़ियाँ अगर इको फ्रेंडली बना रहे हैं, तो हम अगर परमानेंट हाउस बना रहे हैं तो उसे भी इको फ्रेंडली बनाना बहुत जरूरी है। परमानेंट हाउस इको फ्रेंडली कैसे बनेंगे? आपके घर साफ सुथरे, गंदगी नहीं होना चाहिए, आपके घर में धूप हवा हमेशा आती रहनी चाहिए, आपके घर मजबूत होने चाहिए, ओके। तो लुक हियर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इको फ्रेंडली हाउस। इको फ्रेंडली हाउस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखिए कि वो कैसे होते हैं। मिनिमम कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहां पर कुदरती रिसोर्सेज का कम से कम यूज हुआ हो। यूज नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज बायोगैस, वाइंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, ओके। यूज नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेस, मतलब ऐसे सोर्सेस का यूज कीजिए जो खत्म नहीं होते, जैसे बायोगैस खत्म नहीं होती, वाइंड एनर्जी ये कभी खत्म नहीं होगी, सोलर एनर्जी ये कभी खत्म नहीं होगी। रिसाइकल ऑफ वाटर, पानी को रिसाइकल करते रहिए, जो पानी आप बर्बाद करते हो आप उसे फिर से यूज करिए, कर सकते हैं, ऐसा उसे रिसाइकल कीजिए। रिसाइकलिंग गार्बेज, मतलब आपके घर में जो कचरा तैयार होता है उस कचरे को आप सही तरीके से यूज करेंगे। अब आप से कहेंगे कि सर कचरे को यूज कैसे किया जा सकता है? कचरे को कचरे को जमीन में दफना कर गड्ढा करके उस कचरे को अगर वहीं पर रख दिया जाए 1 महीने तक, तो कचरा सड़ जाएगा, सड़ने के बाद वो फर्टिलाइज खाद बन जाएगा जो पेड़ों के काम में आएगा। अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मटेरियल एंड आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल मटेरियल को अवॉइड कीजिए, आर्टिफिशियल कलर्स को भी अवॉइड कीजिए। प्रोविजन फॉर नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन इन द हाउस, और घर ऐसा बनाइए कि आपके घर में बाहर से अच्छी लाइट आए, ओके, ताकि आपको ज़्यादा लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद वाटर टूरिज्म हैज़ नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। वाटर टूरिज्म एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, इन सम प्लेस देयर आर अंडर वाटर शेल्टर, कुछ जगह पर पानी के अंदर घर बनाए जाते हैं। ये जो देखिए, ये जो घर है ये समंदर के अंदर बना हुआ है, आप देख सकते हैं बाहर पूरा पानी है, ओके। तो from these shelter we get direct view of seabed and the amazing marine life. Such shelter are observed in the coastal region of Europe and North America. ऐसे घर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में हमको दिखाई देते हैं, जिससे आप समुद्री का जो बेड है, मतलब समंदर का निचला स्तर है, वो आप क्लियरली यहाँ पर देख पाते हो, और पूरी वाटर लाइफ, मराइन लाइफ जो है, समुद्री जीवन को आप अपनी आंखों से देख पाते हैं। Do you know the city of Mumbai comprise 7 आइलैंड? जो मुंबई है वो 7 आइलैंड से घिरी हुई है। द portion of water bodies between them were filled with stone and earth of create land. Later settlement, road and industries were developed on. देखिए, मुंबई जो है वो 7 तरह के आइलैंड से बनी हुई है, ओके। और इन 7 तरह के आइलैंड को पूरी तरह से जोड़कर एक मुंबई शहर बनाया गया है, ओके। कहीं पर पुल एक दूसरे को जोड़ने के लिए वो सारी चीजें बनाई गई हैं। तो ये था ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड, ओके। और ये है मुंबई सिटी, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। तो ब्रह मुंबई मेट्रोपोलिस ये वाला है। Because this rich claimed island is low laying area, it is easily get water logged when there heavy downpour. मतलब
जो एरिया होते हैं जहां पर लो लोइंग एरिया मतलब समुद्री किनारा, समुद्री किनारा सबसे नीचे वाला भाग होता है और वहां पर पानी हमेशा आपको मिलेगा क्योंकि पानी नीचे की ओर बहता है। What we have learned, आज हमने क्या सीखा? We observe variety in the type of house construction in the region of different climate. अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से घरों के प्रकार भी बदलते रहते हैं। सॉरी, हाउसेस आर बिल्ट टू suit द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से सूट किए, ओके, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से ही घर बनाए जाते हैं। ऐसे घर जो क्लाइमेट को सूट करे मतलब उससे मेल खाए। डिफरेंट मटेरियल ऑल ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर यूज टू बिल्ड हाउस, तो नेचर में अलग अलग मटेरियल का यूज किया जाता है घर बनाने के लिए। वी शुड बी judaic in using energy. It is necessary to increase the use of non-exhaustible source of energy. It is necessary to build eco-friendly house, and we also learn that we must make care that environment is not harmed. और हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है कि सब इको फ्रेंडली हो, जो चीजें ना खत्म ना होती है उनका यूज करें और इन्वायरमेंट ऐसा बनाए जिससे वो हार्म ना हो। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज की बात आ गई है। ओके, तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा लेसन पूरी तरह से कंप्लीट होता है और अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। तो स्टूडेंट्स, ये है लेसन नंबर 10 और इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट द आंसर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है और ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, फिर ये ए और ये बी और ये साथ में सी, आप यहाँ पे डी ई। ओके, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो क्वेश्चन 1 के सारे आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बस इतना ही है। ओके, तो इसे 2 पार्ट में ले लीजिए आप। एक क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर ये सी तक हो गया, के बाद यहाँ से डी ई, बस इतना ही है क्वेश्चन आंसर्स, उससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लेसन ही स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा ही इसमें क्वेश्चन आंसर्स थे। आई होप दैट ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और साथ ही आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और जो भी हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। ओके, और साथ ही साथ मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।